गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीएससी सेकेंड ईयर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेकेंड चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये जो सेकेंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर, मतलब सेकेंड और थर्ड चैप्टर को मिला के आपकी यूनिट सेकेंड कंप्लीट होगी। तो उसमें से हमने यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड हमने पढ़ लिया है, और कल हमने उसका लास्ट एग्जाम्पल के साथ वो चैप्टर भी फिनिश हो गया। ओके, तो फिर हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया। उस थर्ड चैप्टर में हमने डेफिनेशन देखी थी कि रैखिक अवकल समीकरण, अचर गुणांकों के लिए रैखिक अवकल समीकरण, इसकी हम परिभाषा नोट कर रहे थे, और वो हमारी हाफ कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे और उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो नोट करो आगे, यदि उसी के आगे स्टार्ट कर देना, यदि P1, P2, Pn अचर राशियां हो तो अचर राशियां हो तो अवकल समीकरण, अवकल समीकरण जो हमने लिखी थी ना इससे पहले समीकरण, उसे को अचर गुणांकों वाला, को अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं, कहते हैं। तो इसमें आगे होगा इफ P1, P2, Pn are constant values, then we said to be differential equation, be said to be linear differential equation with constant coefficients differential equation। इसका रूप निम्न है। इसका किसका, जो ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण है ना अचर गुणांकों का, तो इसका रूप क्या होगा? देखो, इसका रूप निम्न है। It is form of following equation। तो हमारा जो रैखिक अवकल समीकरण कल हमने लिखा था वो था dn/dxs प्लस a1। यहां हमने p1 लिखा था, उसी के सिमिलर, उसी के समान रूप से हमने दूसरी इक्वेशन ली है, जहां हमने उन अचरों को किसमें चेंज कर दिया, a1, a2, a3 में। और आप p1, p2, p3 भी लिख सकते हो, इससे कोई आपका मैटर गलत नहीं होगा। dn-1 y अपॉन dxn-1 प्लस का a2 d
bn-2 bxn-2 plus so on plus a and y equal to q of x। अब यहाँ पर जो मेन पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो ये है कि ये जो हमारा d अपॉन dx है ना, इसे हम कैपिटल D के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो दोबारा समझ लो, d अपॉन dx को हम कैपिटल D के इक्वल पुट करेंगे किसमें? अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में, मींस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हमें क्या करना होगा? d अपॉन dx को किसमें चेंज करना होगा? कैपिटल D में। कैपिटल D का मतलब क्या होता है? d अपॉन dx। ओके, अब देखो, तो d अपॉन dx को मैंने लिखा कैपिटल D, इसकी पावर कितनी है? n, और क्या है? y। a1 d की पावर n-1y प्लस a2 d की पावर n-2y प्लस a and y इक्वल टू q ऑफ x। अब इन सब पार्ट में कॉमन क्या है? y कॉमन है, तो हम y को कॉमन ले लेंगे। dn प्लस a1 d की पावर n-1 प्लस का a2 d n-2 प्लस an, और हमने कॉमन क्या ले लिया? y इक्वल टू q ऑफ x। ओके, तो नोट करो इसे। तो ये क्या होता है? हमारा अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण को हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, किस वे में उसे हम सॉल्व करेंगे, तो वो क्या होगा? जो इसका मेन पार्ट है वो यही है। ये तो डेफिनेशन अगर आपकी आ जाएगी अचर गुणांकों के लिए रैखिक अवकल समीकरण लिखो, तो आपको ये जो कल लिखवाया था और जो ये आज करवाया है ये आपको कंप्लीट नोट करना है। क्लियर? आफ्टर देन जो हमें याद रखना है वो ये है कि d अपॉन dx, क्या? d अपॉन dx को हमें किसके इक्वल पुट करना है? कैपिटल D के इक्वल। और ये हम सॉल्व कर भी चुके हैं कि हम किस तरह से इसे कैपिटल D के इक्वल पुट करेंगे। फर्स्ट ईयर में हमने जब पार्शियल देखा था तो उसमें हमने इसको केस में चेंज किया था कैपिटल D में। ओके, नोट करो इसे। व्यापक हल निकालना है, जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का है या थर्ड चैप्टर का। क्यों? क्योंकि उसमें क्लेरो, लैंग्रास जो इक्वेशन एक्स से सॉल्व होती है या आपको उसमें p दिखेगा। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या है, आपको p दिखेगा। क्लियर? जब आपको p दिखे तो उस क्वेश्चन को हम सेकंड चैप्टर के मेथड से सॉल्व करेंगे, और विदाउट p वाला क्वेश्चन दिखे तो उसे हम थर्ड चैप्टर से सॉल्व करेंगे। फिर से बोल रही हूँ, जो आपका दोनों चैप्टर्स को डिफरेंस करने का जो वे है वो यही है कि सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस में आपको p मिलेगा और इस चैप्टर के क्वेश्चंस में आपको p नहीं मिलेगा। ओके, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें p भी नहीं है, तो वहां आपको उनकी जनरल फॉर्म, उनका जो नॉर्मल फॉर्म है ना, सामान्य रूप, वो देखना होगा।
यहाँ ये जो फंक्शन है डी 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 और ये क्या है a1 a2 a3 कांस्टेंट है, तो ये फंक्शन किसका हो जाएगा डी का। तो मैं इस इक्वेशन को क्या किया मैंने यहाँ f ऑफ d के इक्वल इसे पुट कर दिया, बाद में क्या है y इक्वल टू q ऑफ x। क्लियर। वेयर या जहां वेयर f ऑफ d इक्वल टू d की पावर है a1 d की पावर n माइनस 1 a2 d की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन के n। क्लियर। तो ये होता है आपका अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की परिभाषा डेफिनेशन। ओके, नोट कर लो 2-3 लाइनें, फिर हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब इसमें जो व्यापक हल निकालते हैं, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण का जो व्यापक हल निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है हम वो देखेंगे। देखो तो रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल, रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला होता है CF प्लस PI। क्या होता है, तो ये आंसर आपका y के इक्वल भी आ सकता है और x के इक्वल भी। अब इन दोनों में से क्या आएगा जिसका हम आंसर निकालेंगे, अगर हम y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो x का आंसर आएगा। मतलब जो यहाँ होता है, जो ऊपर होता है, हम हमेशा किसका आंसर निकालते हैं उस ऊपर वाले का। अगर आपका इस फॉर्म में है तो y का आंसर आएगा और इस फॉर्म में है तो हमेशा किसका आंसर आएगा x का। क्लियर। तो y इक्वल टू x इक्वल टू CF प्लस का PI। ठीक है, तो जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल सॉल्यूशन निकालने का जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा CF प्लस PI। CF का मतलब पूरक फलन और PI का मतलब विशिष्ट समाकल। ओके, इसका मतलब क्या होता है आपका पूरक फलन और इसका मतलब क्या होता है आपका विशिष्ट समाकल। विशिष्ट समाकल। पूरक फलन को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और विशिष्ट समाकल को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो जो हमारा व्यापक हल का फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया CF प्लस PI। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ये लिखेंगे पूरक फलन प्लस विशिष्ट समाकल, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। हम क्या लिखेंगे ओनली CF प्लस PI। ऑलरेडी हम इसके शॉर्ट फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि पूरक फलन और विशिष्ट समाकल को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो अभी उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको अभी समझा भी दूं तो समझ नहीं आएगा। हम कहाँ देखेंगे इनको, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना वही समझेंगे कि किस तरह से CF निकालते हैं और
अब इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास का। ये आपका हो गया सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। याद रखना CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन और PI होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल विशिष्ट समाकल। नोट कर लो इसे। कर लिया नोट? आप फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हल कीजिए, हल कीजिए। और आपको दूसरा जो आप डिफरेंस पता लगा सकते हो सेकंड चैप्टर हर चैप्टर के क्वेश्चन में, वो ये है वहां x और y आते हैं और इस चैप्टर के क्वेश्चन में आपका d/dx या d/dy आता है। ठीक है, तो लिखोगे सॉल्व। तो क्वेश्चन है d3y/dx³ - 6 d²y/dx² प्लस का 11 dy/dx - 6y = 0। लिखो इसे। क्वेश्चन नोट करो। अब देखो पहले समझ लो बाद में नोट कर लेना। सॉल्यूशन, दिए हुए समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। We can write given equation in the following form. In the following form. ओके, क्या लिखा है कि दिए हुए समीकरण को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा d/dx है ना, d3y/dx³, इसे हम किस में चेंज करेंगे, कैपिटल D में। तो ये लाइन हमें हमेशा याद होनी चाहिए कि जो d/dx होता है, हर इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हम क्या करेंगे, d/dx को कैपिटल D में चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, d कितनी पावर है 3, y माइनस का 6 d² प्लस का 11d y माइनस का 6y = 0। कॉमन पार्ट क्या है, y कॉमन है, तो d³ - 6d² प्लस का 11d माइनस का 6y = 0। तो हमारे पास हमने क्या किया, d/dx को कैपिटल D में चेंज कर लिया और इसे लिख दो इक्वेशन नंबर 1। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे।
निकालेंगे। मेरे CF बोलते ही आप लोग समझ जाओगे कि मैं पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पूरक फलन। तो लिखेंगे हम इसका इक्वल टू 0 हो गया। अतः इसे सहायक समीकरण, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, मतलब सहायक समीकरण लिखेंगे। अतः इसका सहायक समीकरण होगा, मीन्स so it will be in auxiliary form और इसके ऑक्सिलरी फॉर्म, इसका जो सहायक समीकरण है उसे हम किस तरह से लिखेंगे। देखो, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, जहां D है उसे हमें चेंज कर देना है M में। क्या करना है, जहां D है उसे हम किसमें चेंज कर देंगे, M में। तो हमने क्या लिखा, m³ माइनस 6m² प्लस का 11m माइनस का 6। ये जो y है इसे हमें नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें ये y है ना जो कॉमन पार्ट वाला, ये हमें नहीं लिखना। इसकी सहायक समीकरण क्या होगी, d की जगह क्या लिख दो, m लिख दो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड, इसके फैक्टर करने हैं। अब इसके फैक्टर हम किस तरह से करेंगे, देखो इन दोनों पार्ट में से कॉमन है m², क्या बचा m-6 प्लस का 11m माइनस का 6, m² m माइनस का 6 प्लस m माइनस 6 प्लस का 10m। तो आगे देखेंगे हम इसके फैक्टर्स करेंगे, या फिर इसका दूसरा मेथड जो सबसे इजी है वो देखो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो मान रखेंगे जिससे ये क्या होगा, संतुष्ट होगा। तो हम 1 पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले 1 रख के देखा, 1 माइनस 6 प्लस का 11 माइनस 6, तो कितने हो गए, 1 पर क्या होगा ये, मतलब अगर मैं m बराबर 1 रखूं तो ये जो गुणनखंड है ये संतुष्ट होता है। अब m इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा, m-1 इक्वल टू 0, मतलब इसका एक फैक्टर क्या हो गया, m-1 हो गया। अब इस m-1 से इस इक्वेशन को क्या करोगे, आप लोग डिवाइड करोगे, और डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा m² माइनस 5m प्लस 6, m² माइनस का 5m प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसके फिर हमें दोबारा गुणनखंड करें, और गुणनखंड इसके गुणनखंड करेंगे तो आएगा m-2 और m-3 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ m के कितने मान आ गए, 3 मान। कौन कौन से, m बराबर 1, m बराबर 2 और m बराबर 3। एक बार इसे नोट कर लो, फिर दोबारा समझाऊंगी मैं इसे। और आपको जो यहाँ पर याद रखना है वो पार्ट ये याद रखना है कि अगर आपका इक्वल टू के बाद क्वेश्चन में 0 दिया हो, बराबर के बाद अगर क्वेश्चन में 0 हो तो क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ CF निकालना है, मतलब पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। और अगर बराबर के बाद, इक्वल टू के बाद कोई भी चाहे अचर हो या कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो हमें CF भी निकालना है और हमें PI भी निकालना है। ओके, लिखो इसे।
दोबारा से समझो। तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हमें क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, उसे चेंज करना है। किसमें, d/dx को चेंज करना है हमें कैपिटल D में। क्लियर, क्या करना है, इस d/dx को हमें कैपिटल D में चेंज करना है। कितनी पावर है, 3 है, 3 लगा दिया, y एज इट इज लिख दिया, 6y एज इट इज d/dx की 2 पावर है तो 2 पावर, 1 पावर है तो 1 पावर। ठीक है, इसके बाद मैंने इस पार्ट में से y को कॉमन लिया। y को कॉमन लेंगे तो आप लोगों को 2 बातें यहाँ याद रखनी है। फर्स्ट, अगर बराबर के बाद 0 हो, क्वेश्चन में इक्वल टू के बाद 0 हो, इसका मतलब आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन निकालना है, मतलब आपको CF कैलकुलेट करना है। ओके, ये हो गया। और अगर इक्वल टू के बाद कोई भी कांस्टेंट हो या फिर कोई x का फंक्शन हो, क्या कंपलसरी चीज है, x का फंक्शन हो, किसके बाद, इक्वल टू के बाद, बराबर के बाद यहाँ पर x का फंक्शन होगा तो हम क्या निकालेंगे, PI निकालेंगे, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। ओके, आफ्टर दैट अब यहाँ हमने क्वेश्चन देखा और उसके बाद इक्वल टू के बाद क्या था, 0 है। तो 0 है तो हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सहायक समीकरण लिखनी होगी, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होगी। तो D को किसमें चेंज कर देंगे, M में, और फिर इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, M के मान आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये m के कितने गुणनखंड आए हैं, 3, तो हमारे पास आंसर भी कितने आएंगे, 3। इनको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूं, m-1 इक्वल टू 0, m-2 इक्वल टू 0 और m-3 इक्वल टू 0, तो m का मान 1 हो गया 1, दूसरा मान 2 और तीसरा मान 3, मतलब m के 3 मान मिले हैं और तीनों मान क्या हैं, अलग अलग हैं। लिखेंगे इसलिए यहाँ पर m के 3 मान प्राप्त हुए हैं, अतः ये तीनों मान अलग अलग हैं, ये तीनों मान भिन्न भिन्न है या फिर अलग अलग है। देखो here we get 3 values of m and 3 values are different. ओके, तो हमें 3 मान मिले और तीनों मान क्या हैं, अलग अलग हैं। तो हम इसका व्यापक हल कैसे लिखेंगे, व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, CF प्लस PI। अब हम CF का मान लिखेंगे और PI का, तो देखो CF बराबर के बाद क्वेश्चन में 0 है तो PI का मान भी क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, क्या बचा सिर्फ CF। अब यहाँ पर लास्ट में जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर हमें 3 मान अलग अलग मिले हैं, तीनों मान क्या है, अलग अलग मिले हैं, तो इनको हम किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले एक कांस्टेंट लगाया C1 और इसे e की पावर 1x। ठीक है, किस फॉर्म में लिखना है, अगर आपके m के मान में इसके
बाद आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगी। यदि m के मान अलग अलग हैं तो हमें अलग अलग ही कांस्टेंट अचर उपयोग में लेने होंगे, यूज में लेंगे। तो हमने m1 के लिए c1 लिया, m2 के लिए c2 लिया और m3 के लिए c3 लिया, और फिर इनको किस फॉर्म में लिखना है, e की पावर mx, किसमें e की पावर mx। m का मान 1 है 1 लिख दिया, m का मान 2 है 2 लिख दिया, m का मान 3 है 3 लिख दिया। इट मीन्स जो हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, व्यापक हल होगा, वो होगा ये। ठीक है, मैं आप लोगों को भी फॉर्मूला लिखवा दूंगी, पहले ये नोट कर लो। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नोट करो इसे। देखो समझो दोबारा इसे। तो हमें m के कितने मान मिले हैं, 3 मान मिले हैं, और तीनों मान क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर m के 3 मान प्राप्त हुए, जो तीनों मान अलग अलग हैं। तो इसका जो व्यापक हल होगा उसका फॉर्मूला CF प्लस PI। PI 0 इसलिए है क्योंकि बराबर के बाद हमें कोई भी x का फंक्शन नहीं दिया हुआ, क्या मिला है 0, तो PI का मान भी 0 हो गया। अब ये 0 किस मेथड से आया है, जब हम PI निकालेंगे ना तब आप लोग समझ जाओगे। तो PI का मान 0, CF एज इट इज, तो हमारा आंसर जो व्यापक हल होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा, वो CF के बराबर आएगा। अब m के 3 मान है, तीनों मान अलग अलग हैं, तो तीनों के लिए हमें 3 कांस्टेंट यूज लिए, c1 c2 c3, और इनको किस फॉर्म में लिखेंगे, e की पावर mx, e की पावर mx, e की पावर mx, और तीनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। ओके, अब हम इसके फॉर्मूलाज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, कि अगर m के 2 मान समान है तो हम किस तरह लिखेंगे, यदि m के तीनों मान समान है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर हो सकता है कि m का मान कोई वास्तविक मान ना होकर कोई काल्पनिक मान हो, मतलब रियल वैल्यू ना होकर कोई हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू हो, तो हम किस तरह से उसे CF में लिखेंगे। ठीक है, तो इनके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं सबके, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके।